हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 बेसिक सैम्पल पेपर कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है इसके अंदर तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहां आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हम कवर करेंगे ऑल 3 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के एंड सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के और सब में इंटरनल चॉइसेस हैं। व्हाट आर इंटरनल चॉइसेस? जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो, या तो आपको फर्स्ट पार्ट करना है या फिर ये वाला पार्ट करना है जिसमें और ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 7x - 6 = 0। तो स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है? हमें इसके रूट्स फाइंड करना है। तो जब कभी भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सबसे पहले पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जिस इक्वेशन में x की पावर जो हो वो 2 हो, x की मैक्सिमम पावर 2 हो, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर 3 होती तो क्यूबिक बोल देते, राइट। तो जिसमें x की पावर मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स फाइंड करने के लिए आपके पास बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड होता है, और जैसे कि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है, जैसे कि फैक्टराइजेशन होता है, यानी कि जैसे कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। तो हम कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि वो छोटा है, जल्दी हो जाता है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन से तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट। हमने किया 3 को 6 से मल्टीप्लाई। ये क्या आ गया आपके पास? -18 माइनस का है। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ ऐड या सब्ट्रैक्ट, और उसके आगे लिख रही हूँ x का कोफिशिएंट दैट इज -7। अब मैंने ये क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता है अब हमें ऐसे 2 नंबर, दुनिया जहान के 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें, तो उनका जो आंसर आए वो आए 18, और उन्हीं दोनों को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आए 7। ठीक है, तो कैसे सोचें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 18 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2, 9, 3, 3। अब दुनिया जहान के नंबर सोचने की जरूरत नहीं है, आपके पास 3 नंबर आ चुके हैं दैट इज 2, 3, 3। अब इसी को ही हमने कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि उनको हम या तो प्लस करें या माइनस करें, तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे हम कॉम्बिनेशन। अगर हम इसको ऐसे करते हैं 3 2 = 6 और ये ले लेते हैं 3, तो 6 + 3 आता है 9 और 6 - 3 आता है 3, 7 नहीं बन रहा, तो ये हो गया रॉन्ग कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट 3 3 = 9 और ये 2 ले लेते हैं, 9 - 2 ये आ गया 7, ये हमें 7 चाहिए था, एंड 9 × 2 क्या होता है? 18 ही होता है। ठीक है, मिल गया हमें नंबर। अब हम कंसीडर करेंगे साइन में हमें चाहिए था -7, तो -7 कैसे आएगा? जब -9 होगा प्लस का 2 होगा, बड़ी डिजिट वाला साइन आता है। अब वही जो साइंस है हम इसको अलॉट कर देंगे और ये आ जाएगा -18, तो -18 भी आ गया, -7 भी आ गया, राइट। अब हमारे पास 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं, हमें 2 डिजिट्स मिल चुके हैं दैट इज -9 एंड +2। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 3x² एज इट इज, -7x को हम लिखेंगे -9x एंड प्लस का 2x, और लास्ट वाली डिजिट एज इट इज। अब क्या करेंगे? फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम देखेंगे क्या चीज कॉमन आ रही है। 3x कॉमन आ रहा है, क्या बच गया? x - 3। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया? x - 3। अब नेक्स्ट स्टेप में x - 3 कॉमन, क्या बच गया? 3x + 2। ठीक है, अब ये भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहां से x आ गया आपके पास 3 और यहां से x कितना आएगा? -2/3। तो ये 2 रूट्स हैं इस इक्वेशन के, या हम इसको रूट्स भी बोल सकते हैं, हम इनको इसके फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, हम इनकी वैल्यूज भी बोल सकते हैं। अब मेरे को कैसे पता कि ये जो मैंने आंसर फाइंड किए हैं ये बिल्कुल करेक्ट है? हमें तो नहीं पता। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसी इक्वेशन में x को एक बार 3 पुट करेंगे,
सॉल्व करेंगे और उसका आंसर आएगा 0। अगर आंसर 0 नहीं आया तो दैट मीन्स जो आपकी 3 वैल्यू आई है वो गलत है। सिमिलरली इसी इक्वेशन में x की वैल्यू हम पुट करेंगे -2/3, उसे सॉल्व करेंगे, वो भी आंसर आपका आएगा 0। अगर नहीं आया तो दैट मीन्स ये आंसर गलत है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास फाइंड द रूट्स फॉर k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + kx + 3 = 0 हैज रियल इक्वल रूट्स। ठीक है, तो हमें अब ये इक्वेशन दी हुई है और बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो ये कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन है? यस, फोर्थ चैप्टर में से है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ही है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे हम सॉल्व करते हैं? हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से। ठीक है, a कितना है? x² का कोफिशिएंट 3, b कितना है? x का कोफिशिएंट k, c कितना है? कांस्टेंट दैट इज 3। ठीक है, फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है? b² - 4ac। व्हाट इज b, व्हाट इज a एंड व्हाट इज c, ये होता है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपके d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स होते हैं आपके रियल। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो आपके रूट्स होते हैं इमेजिनरी। तो यहाँ हमें क्या गिवन है? हमें यहाँ गिवन है कि रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल वाला कौन सा केस था? सेकेंड वाला। यानी कि उन्होंने बोला आपकी d की जो वैल्यू आएगी ना वो 0 आएगी। तो d की जगह पे हम 0 पुट कर देते हैं, b की जगह पे हमें तो k की वैल्यू फाइंड करनी है तो k की वैल्यू पुट कर दी b। 4 into a is 3 and c is also 3. 12 × 3 36, c माइनस का इधर आके हो गया प्लस का, स्क्वायर है, रूट लगा दिया। रूट से जब बाहर आया तो ये आया ± का 6। तो ये है आपका आंसर। नाउ काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मैम ये प्लस माइनस हम क्यों लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम प्लस का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा? 36। -6 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा? 36। दैट मीन्स अगर हम 36 का रूट निकालते हैं तो वो -6 का स्क्वायर भी हो सकता है और वो +6 का भी स्क्वायर हो सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो इसलिए हम ऐसे आंसर लिखते हैं प्लस माइनस। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 3 cubes each of volume 64 cm³ are joined end to end to form a cuboid. Find the total surface area of the cuboid. तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो क्वेश्चन सेकंड में क्या है? 3 क्यूब्स हैं, ठीक है, और तीनों क्यूब्स का जो वॉल्यूम है वो 64 है। उनको हमने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, क्यूबॉइड बना रहे। सबसे पहले क्यूब आपको पता होना चाहिए। क्यूब क्या होते हैं? क्यूब होते हैं हमारे पास ऐसे जिनकी सभी की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जैसे कि लूडो की जो डाइस होती है वो हो गई, या क्यूब वो होता है जो खेलने वाला होता है जिसके हम कलर्स एक से सेम बनाते हैं, राइट। तो क्यूब्स यानी कि स्क्वायर का आप 3 डायमेंशनल भी बोल सकते हो जिसकी सारी एजेस इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्यूब्स हैं। तीनों क्यूब्स को हमने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। ये पहला क्यूब, ऐसे ही मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया ये दूसरा क्यूब, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे तीसरा क्यूब ज्वाइन कर दिया। तो ये 3 क्यूब मैंने ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब तीनों क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 64 cm³। इसका भी 64, इसका भी 64, इसका भी 64। अब इन तीनों को ज्वाइन कर दिया, क्या बन चुका है? क्यूबॉइड बन चुका है। अब क्यूबॉइड कौन सी शेप होती है? क्यूबॉइड यानी कि ब्रिक की शेप, एक ईंट की शेप। ठीक है, तो ये ईंट की शेप बन रही है, राइट। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत है तो जैसे कि क्यूबॉइड की सरफेस एरिया, ये सब चीज़ें ये मैंने आपको बहुत अच्छे से 13 चैप्टर में एक्सप्लेन किया था। अगर आपसे कोई भी चैप्टर मिस हो चुका है, उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ पर जाके इंट्रो देख सकते हैं। अगर कुछ भी मिस हो गया, कि अगर आपको टोटल सरफेस एरिया नहीं समझ में आ रहा कि क्या होता है, वॉल्यूम नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है, तो वो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चैप्टर की इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। नाउ हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड।
ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये क्यूबॉइड बन चुका है, ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ और ये होती है हाइट। तो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास अगर L आ जाए, B आ जाए और H आ जाए तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करके मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल सकती हूँ, राइट। तो यानी कि इन शॉर्ट मुझे ये डायमेंशंस चाहिए। डायमेंशंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास दे रखा है वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, यानी कि तीनों क्यूब्स का वॉल्यूम हमें दे रखा है, दैट इज 64 64 64। तो अगर मैं इसकी एक साइड निकाल लेती हूँ, ठीक है, कैसे, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब इसकी कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है A क्यूब, वेयर व्हाट इज A इज द साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। A क्यूब ये है आपके पास 64, राइट। तो अब 64 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो क्या बनेंगे 64 के, अगर मैं इसको सीधा डायरेक्ट करती हूँ तो 4 से कर दूं मैं, 4 1 जा 4 6 4 4, तो ये क्या बन गया, 4 की पावर 3 बन गई, यहाँ A की पावर 3 है, 3 से 3 कैंसिल, A कितना आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर आ चुकी है इसकी साइड, ठीक है। और क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि अगर ये 4 है तो ये भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेड्थ भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैंने इसको क्यूबॉइड के फॉर्म में लिख दिया है तो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 क्योंकि सबका वॉल्यूम 64 था, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी कि ब्रेड्थ तो वही रही, हाइट भी वही रही जो साइड थी क्यूब की, बट लेंथ चेंज हो गई क्योंकि हमने तीनों को एंड टू एंड रखा हुआ था। तो 4 + 4 + 4 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गई हमारी लेंथ। तो हमारे पास लेंथ आ चुकी है, ब्रेड्थ है, हाइट है, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L इज अगेन 12। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो इसको प्लस करके आएगा 112 एंड 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 224, साथ में सेंटीमीटर और सरफेस एरिया तो क्या आएगा स्क्वायर, तो 224 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड जब हम तीनों क्यूब्स को ऐसे एंड टू एंड रख देंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। An inter-house cricket match was organized by a school. Distribution of the runs made by the student is given below. Find the median run score. तो क्या है, एक स्कूल में कंपटीशन हुआ है, क्रिकेट मैच है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, रन देख रहे हैं कितने रन स्कोर हुए हैं और कितने बच्चों ने किए। जैसे फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 20 तक कितने बच्चों ने रन स्कोर किए 4, 20 से 40 तक कितने बच्चों ने रन स्कोर किए 6 एंड सो ऑन। हमें फाइंड करना है मीडियन। तो सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को करना। तो पहले तो मैं इस डाटा को ऐसे, जैसे हॉरिजॉन्टली है, मैं इसको वर्टिकल बना देती हूँ और हमें पता है ग्रुप्ड है, ग्रुप में बना हुआ है 0 to 20, 20 to 40 ये ग्रुप है, तो उसे हम क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल बोलते हैं। और कितने बच्चों ने स्कोर किया है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स नंबर इज अकरिंग, तो ये क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हो गया क्लास इंटरवल, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। इसको मैं ऐसे वर्टिकल पहले लिख लेती हूँ। तो मैंने लिख लिया ये क्लास इंटरवल, ये लिख ली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमारे पास मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। तो अब ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें सबसे पहले L, व्हाट इज L, L इज द, यहाँ मैं साथ में लिखती रहती हूँ, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। नाउ व्हाट इज मीडियन क्लास, वो मीडियन क्लास हमें फाइंड करनी होती है। वो कैसे हम फाइंड करते हैं, वो हम फाइंड करते हैं, पहले तो हम इसका सम कर लेते हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट्स थे। इसका जब हम टोटल सम करेंगे, दिस इज n, इसे हम बोलते हैं n, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 22, ठीक है। फिर हम देखते हैं इस 22 का हम कर देते हैं हाफ, n/2 फाइंड करते हैं। तो n/2 क्या हो गया, ये हो गया आपके पास 11, राइट। नाउ अब 11 हमें देखना है कि 11 कहाँ पड़ेगा, 11 तो यहाँ कहीं भी नहीं है, राइट। तो उसके लिए एक नई टर्म आई, दैट इज कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। दिस इज CF
कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब वो चीज़ क्या होती है, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का एक नया कॉलम बनता है और इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 0 से लेकर 20 तक 4 बच्चे थे, ठीक है, 0 से लेकर 20 तक 4 बच्चे थे तो हमने 4 लिख दिया, ओके। 20 से 40 6 बच्चे थे, 20 से 40 तक कितने बच्चों ने रन स्कोर किए, 6 बच्चों ने। लेकिन हम यहाँ पर कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या लिखते हैं, हमारा कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 40 तक कितने बच्चों ने स्कोर किया। कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 40 तक, यानी कि यहाँ तक, 20 तक तो 4 हो गए, टिल 40 तक कितने बच्चों ने स्कोर किया, 6 तो ये थे ही थे, ये भी तो थे, तो 4 + 6 ये हो गया 10। नाउ 40 to 60 तो 5 बच्चे थे, बट 60 तक यानी कि टिल 60 कितने बच्चों ने स्कोर किया, सभी बच्चों ने स्कोर किया ना, ये तो स्कोर करते ही आ रहे हैं यहाँ तक, राइट। तो अब क्या होगा, अब इसको प्लस इसको कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 + 5 15। नाउ टिल 80 सब प्लस हो जाएंगे, तो सब प्लस बार बार करने के बजाय आप क्या करते हैं, इसी के अंदर हम प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी प्लस किया ही होता है। तो टिल 80 कितने हो जाएंगे, 15 तो ऑलरेडी यहाँ तक आ ही रहे थे, +3 कर देते हैं 18। टिल 100, अब 100 तक तो सभी बच्चों ने स्कोर किया था, तो 18 + 4 कितना हो गया, 22। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मान लीजिए अगर आपसे कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में प्लस करते हैं आपको लगता है कि हाँ मिस्टेक हो सकती है, तो ये देखना इस पूरे का सम और कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की जो एंड डिजिट होगी वो बिल्कुल सेम होगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि आपने जो प्लस किया है, एडिशन किया है, वो बिल्कुल करेक्ट किया, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं फिर से इस 11 की। 11 हमें इस फ्रीक्वेंसी में तो नहीं मिला है ना, 11 हमें मिला है इस कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें देखेंगे कि 11 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 11 से जस्ट बड़ा, तो 11 10 के बाद ही आता है, उससे जस्ट बड़ा कौन सा है, 15। तो दिस वन, ये होगी हमारी मीडियन क्लास। अब इस मीडियन क्लास से हमें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इस मीडियन क्लास से हमें क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले लोअर लिमिट मिलेगी कि इस इंटरवल की ये है लोअर लिमिट। फिर n/2 तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, दैट इज 11। एक बार साथ के साथ वैल्यू भी पुट करते रहते हैं। ये मिल गया हमें 40, n/2 इज 11। नाउ व्हाट इज CF? CF क्या होता है, CF होता है, ये है CF, इसके अंदर मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाला नंबर, दैट इज योर CF, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे CF इज क्या है, 10 है, डिवाइड में व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये वाली, दैट इज 5। नाउ व्हाट इज H? H होता है कि कितना इनका डिफरेंस है, हाइट या क्लास साइज, सभी 20-20 के डिफरेंस पे है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 40 + 5 को इसे कैंसिल कर दिया, 4 और ये हो गया 1, तो 40 + 4 दैट इज 44 आ गया आपके पास मीडियन, ठीक है। अब इस 44 का मतलब क्या है, अब इस 44 का मतलब ये है कि आधे बच्चों ने 44 रन से कम स्कोर किया और आधे बच्चों ने 44 रन से ज्यादा स्कोर किया। ये आ गई ना मिड वैल्यू, मीडियन इज मिड वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि मिड वैल्यू आ गई 44। अब 44 से कम आधे बच्चों ने स्कोर किया और 44 रन से ज्यादा आधे बच्चों ने स्कोर किया, ठीक है। जैसे कि बच्चे टोटली बच्चे कितने थे, 22, तो 11 बच्चों ने 44 से कम स्कोर किया और 11 बच्चों ने 44 से ज्यादा स्कोर किया। ये है मतलब मीडियन क्लास का। तो ये था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 4, 9 and 14 if the first term changes to 6 and the common difference remains same, then write the new AP। तो सबसे पहले हमें यहाँ तक क्वेश्चन करना है, फिर हमें आगे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। उन्होंने बोला है हमारे पास ये AP है 4, 9, 14, इसका हमें पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, राइट। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं हम, A2 - A1 करके, ठीक है। तो 9 - 4 इज 5, तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज 5, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6, अगर पहली टर्म 6 हो जाए और कॉमन डिफरेंस सेम रहे, देन हमें नया AP लिखना है। तो न्यू AP हमें फाइंड करना है। उसकी फर्स्ट टर्म जो है वो हो जाए 6 और कॉमन डिफरेंस रहे सेम, दैट इज 5।
तो कैसे करेंगे? हमें पता है फर्स्ट टर्म है, सेकेंड और थर्ड टर्म निकालनी है तभी हम AP लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म को हम कैसे लिखते हैं? A2 को हम कैसे लिखते हैं? A+D करते हैं। और A3 हम कैसे लिखते हैं? A+2D करते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूलाज नहीं पता है तो ये मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5th में आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये फॉर्मूलाज कैसे बनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको चैप्टर 5th की इंट्रोडक्शन वीडियो विजिट करनी पड़ेगी। उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी सो दैट आपको पता चल सके कि ये फॉर्मूलाज कैसे आए हैं। ठीक है, तो सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में और डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी। तो 6 + 5 इज 11 एंड थर्ड टर्म के लिए A+2D। ठीक है, तो A इज 6 + 2 इंटू D इज 5, तो 6 + 10 दैट इज 16। ठीक है, तो न्यू AP क्या आया? फर्स्ट टर्म इज 6, सेकेंड टर्म इज 11, नेक्स्ट टर्म इज 16 एंड सो ऑन। ये आ गया आपका न्यू AP। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4th। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5th। द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। जो आपको नीचे दे रखी है ये टेबल, इसमें आपको मोड बोल रखा है वो है 38। ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले याद करिए मोड क्या होता है। मोड हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम कौन सी चीज़ अक्कर हो रही है। तो हम यहाँ पे अगर देखें मैक्सिमम टाइम कौन सी चीज़ अक्कर हो रही है, वो है सबसे बड़ा नंबर है 16। 16 की ये जो क्लास होगी इसे हम बोलेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है कि हाँ जी, जो हमारा मोड होगा ना वो इसी के अंदर लाई करेगा, राइट। और इन्होंने बोला भी है कि मोड हमारा 38 है, तो 38 हमें पता चल रहा है कि 30 से लेकर 40 के बीच में ही वैल्यू है, राइट। लेकिन हमें फाइंड करना है x। तो हमारे पास मोड का ऑलरेडी फॉर्मूला होता है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको ऐसे वर्टिकली लिख लेती हूँ। तो मैंने 5th क्वेश्चन को मैंने ऐसे वर्टिकली लिख लिया है और हमें पता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 16 है। तो 16 की कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी इसे हमने क्या बोला था? मॉडल क्लास बोला था। दिस इज मॉडल क्लास। ठीक है, और इसी को ही हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, दैट इज फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, F1। और इसकी ऊपर वाली क्या होती है? F0। और इसके नीचे वाली क्या होती है? F2। हमें पता है 0 1 2 ऐसे लिखते हैं, तो मैक्सिमम 1 इज F1, उसके ऊपर वाली 0, उसके नीचे वाली F2। ठीक है, ऑल्सो हमें पता है मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अगर आप लोगों को मीन मीडियन मोड में कोई भी दिक्कत है तो मैं 14 चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पर जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। कंप्लीट चैप्टर है वहां पर। नाउ मोड हमें गिवन है, दैट इज कितना मोड भी गिवन है हमें? here it is, मोड इज 38। तो हम मोड की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे? 38। नाउ व्हाट इज L? L क्या होता है? L होती है लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट? मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास में ये सब चीज़ें जो होती हैं ये होती है लोअर लिमिट होती है, ये होती है अपर लिमिट। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट इज 30, तो यहाँ हम 30 पुट कर देंगे। F1 हमें पता है 16, F0 पता है 12, 2 into 16 minus 12 and minus F2 is x into h. Now what is h? h is the height of the class। ठीक है, now height बोल लीजिए इसको या क्लास साइज बोल लीजिए। तो क्या होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इन सब में कितना डिफरेंस है? अपर लिमिट लोअर लिमिट किसी मर्जी का निकालो, आप मॉडल क्लास का ही निकाल लीजिए। कितना आ गया? 10। तो h is 10। ठीक है, तो अब यहाँ 30 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। ये हो गया 16 माइनस 4, 16 माइनस 12 इज 4। ये हो गया 32 माइनस 12 इज 20, 20 माइनस x और इंटू क्या चलता आ रहा है? 10 चलता आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका 8, ये हो गया 40, ये आ गया 20 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 160 माइनस 8x इज इक्वल टू 40। 40 इधर चला जाएगा,
माइनस का 8x इधर आके प्लस का 8x हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 120 इज इक्वल टू 8x, और 8 को यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 8 1 ज़ा 8 4, 8 5 ज़ा 40, तो 15 आ गया आपके पास x। हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो कितनी आ गई 15। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, x y and m n are the tangents drawn at the end points of the diameter DE of a circle with center O. प्रूव दैट एक्स वाई जो है वो पैरेलल है एम एन के। यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का एक्सरसाइज 10.2 एंड आई गेस क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है ये फोर्थ क्वेश्चन है ये। वहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल, और बात तो वही है कि ये दो टेंजेंट्स हैं, ये डायमीटर है, और इसको हमें क्या प्रूव करना है, पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप वहाँ से देखेंगे, और इस वीडियो का जो लिंक है एक्सरसाइज 10.2, इसके जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जैसे अगर ये सैम्पल पेपर में 4 मार्क्स का आ सकता है, 2 मार्क्स का आ सकता है फोर्थ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका फाइनल में आ सकता है, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आई सजेस्ट दोनों को एक साथ देखें, और इस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 6। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट भी है, ठीक है। तो 6 का और पार्ट देखते हैं। इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर गिवन है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। गिवन है हमें कि AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है, CD जो है वो 4 सेंटीमीटर है, हमें AD फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया है, जिसमें ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे एक सर्कल है और इसकी लेंथ दे रखी है 6 7 4, और हमें AD फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है 10.2 में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। वाई? बिकॉज अगर मैं इस पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट मानती हूँ और ये जो है वो इस सर्कल को बाहर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इट इज एक्टिंग लाइक अ टेंजेंट। सिमिलरली अगर ये एक लाइन है, ये एक सर्कल को टच कर रही है एक पॉइंट पे, तो इट इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ टेंजेंट। और ये एक पॉइंट है बाहर, तो याद आया कुछ क्या? थ्योरम 10.2 क्या कहते हैं? थ्योरम 10.2, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, यही कहती है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि AP इक्वल है AS के। सेम रीजन, B को एक्सटर्नल पॉइंट माने तो BP इक्वल है किसके? BQ के। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, राइट। ऑल्सो C को एक्सटर्नल पॉइंट माने तो C किसके इक्वल है? CR एंड CQ के। D को एक्सटर्नल पॉइंट माने तो DR इक्वल है DS के, ठीक है। और इन सबको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। याद आ रहा है कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8, उसके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन को भी बोला कि आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4th 5th और ये आ गया 8th, ठीक है। तो इसलिए वो आपको ये एक्सरसाइज विजिट करनी बहुत जरूरी है। अब क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड कर देंगे 1 2 3 एंड 4। वाई? क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो AP प्लस BP कितना आएगा? AB की हमारे पास वैल्यू है, तो लिख देते हैं AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड वाले साइड राइट हैंड साइड में प्लस होंगे, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP कितना हो गया? AB। CR प्लस DR कितना हो गया? CD। AS और DS कितना हो गया? AD। एंड BQ प्लस CQ कितना हो गया? BC। तो AB की वैल्यू हमारे पास 6 है, CD की वैल्यू हमारे पास 4 है, और AD की तो हमें फाइंड करनी है, एंड BC की वैल्यू दे रखी है 7। तो ये हो गया 10 - 7 दैट इज 3 आ गया आपके पास AD।
3 सेंटीमीटर क्या है आपका ये AD। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये था आप लोगों का सेक्शन A कंप्लीट। अब करेंगे हम सेक्शन B की बात। तो सेक्शन B के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके 3 मार्क्स के, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक AP जिसमें 5, 8, 11 टर्म्स हैं और इसकी 40 टर्म्स हैं टोटल। 40 मीन्स ऐसे ऐसे ही आगे जाता रहेगा। हम देख सकते हैं 5, 8, 3 का डिफरेंस है, 8, 11, 3 का डिफरेंस है, आगे हो गया 15, आगे होगा 18, ऐसे 40 टर्म्स तक आगे चलता रहेगा, ठीक है। फाइंड द लास्ट टर्म, हमें लास्ट टर्म निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, लास्ट की 10 टर्म्स का सम भी निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन 7 कह रहा है कि AP है 5, 8, 11, इसकी 40 टर्म्स हैं, हमें लास्ट टर्म निकालनी है। पहले तो हम ये फाइंड करेंगे हम कि लास्ट टर्म निकालनी है हमको, ठीक है। तो याद करिए ये हमारा चैप्टर 5 से है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। अगर आपको टर्म्स में कोई दिक्कत है, n क्या होता है, an क्या होता है, ये चीज़ समझ में नहीं आती है, तो मैंने ऑलरेडी AP का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ पर जाके इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी कि क्या होता है n और क्या होता है an। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में रोल नंबर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड रोल नंबर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पहले हम 5 की बात करते हैं। जो फर्स्ट रोल नंबर वाला बच्चा है उसके जो मार्क्स आए ना पेपर में आउट ऑफ 50 वो आए 40, ठीक है। सेकंड बच्चे के मार्क्स आए 45, थर्ड बच्चे के मार्क्स आए 30, फोर्थ बच्चे के मार्क्स आए 35, फिफ्थ बच्चे के मार्क्स आए 50, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ओके। नाउ जो 1, 2, 3, 4, 5 है ना, ये है नंबर ऑफ टर्म्स, और इन टर्म्स में क्या वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज योर an, ठीक है। तो मतलब फोर्थ बच्चे के कितने मार्क्स आए, तो फोर्थ बच्चा इज n और उसके मार्क्स कितने आए दैट इज an, यानी कि फोर्थ पे क्या वैल्यू पड़ी है दैट इज an। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर उन्होंने बोला फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड टर्म 8 है, नेक्स्ट टर्म 11 है, तो हमारे पास A5, A2 है, हमारे पास 8, ठीक है। 40 टर्म्स हैं, 40 टर्म्स है मतलब कि क्या दे रखा है, अब आप बता सकते हैं। 40 टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स n, तो n आपको दे रखा है 40, और लास्ट टर्म निकालो, यानी कि 40 पे क्या वैल्यू पड़ी है। जैसे यहाँ पे फिफ्थ पे क्या वैल्यू पड़ी है, ऐसे उन्होंने बोला है कि 40 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, तो दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, an फाइंड करना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू d, right? What is A? First term. What is N? Number of terms, that is 40. And what is D? Common difference. Common difference कैसे निकालते हैं, second term minus first term, 8 minus 5 that is 3। तो यहाँ हम 3 पुट कर देंगे, तो निकाल लेते हैं हम लास्ट टर्म क्या है, ये आ गया 39 इंटू 3, ये आ गया 122। तो अब इस an का मतलब क्या है, an मतलब n क्या था हमारे पास 40, तो ये A40 जो आ चुका है वो है 122, ठीक है। अब इस AP में टोटल टर्म्स कितनी है, 40 टर्म्स ही हैं, और ये कौन सी टर्म होगी, 40th टर्म, दैट इज ये कौन सी है आपकी लास्ट टर्म, राइट, ओके। नाउ आगे क्वेश्चन क्या कहता है, हमें आगे क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो लास्ट 10 टर्म्स कौन सी हुई, 40 तो टोटल टर्म्स है, तो लास्ट की 10 टर्म्स हो गई आपके पास A31 से लेकर A32 एंड सो ऑन A40 तक की, ये टर्म्स हो गई। तो यानी कि हमें फाइंड करना है सम ऑफ 31 to 40 टर्म्स, यही फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, या तो ये फॉर्मूला होता है, या कौन सा फॉर्मूला होता है, या हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या ये यूज कर सकते हैं। तो ये छोटा लग रहा है, इजी लग रहा है, तो ये वाला हम यूज कर लेते हैं। तो n/2 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई आपके पास, अब हम 40 नहीं करेंगे, हमें तो लास्ट 10 टर्म्स की फाइंड करनी है ना, तो ये 10 जो हो गया वो हो गई आपकी नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज A31, वो हमें फाइंड करना है अब, राइट, और लास्ट टर्म इज A40,
ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे फर्स्ट टर्म इज A31 एंड लास्ट टर्म इज A40। A40 तो हमारे पास आया ही हुआ है, A31 हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे करते हैं हम A31? हमारे पास फॉर्मूला होता है A प्लस इसमें से कम करते हैं 30 इंटू डी। तो A फर्स्ट टर्म क्या थी? ये थी ना फर्स्ट टर्म 5, 30 इंटू डी, डी क्या आया था आपके पास 3, तो 5 प्लस 90 दैट इज 95। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास A31 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं 5 पे, दिस इज 95, दिस इज 122, प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 217, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1085। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते थे कि फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, तो ये हो गया 31 to 40। ऐसे आपसे लास्ट 20 टर्म्स पूछ लिया जाता तो आप 21 to 40 करते। ठीक है, तो वहां पर A21 क्या हो जाता है, यहाँ पे हम निकाल लेते, A प्लस 20D करके निकाल लेते। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन। ये कुछ कुछ दिख रहा है आप लोगों को एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है। यस, कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 9.1 का आई थिंक क्वेश्चन नंबर है आपका 2nd। ठीक है, तो वहां पर भी ऐसी ट्री ब्रेक हुआ था और ऐसे ऐसे बना था, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ते रहते हैं, साथ में फिगर बनाते रहते हैं। ट्री जो है ब्रेक हुआ है तूफान की वजह से, इस तरीके से ब्रेक हुआ है कि जो उसका टॉप है वो टच कर रहा है ग्राउंड को और बनाता है 30 डिग्री का एंगल ग्राउंड के साथ। तो ये था ट्री, ये मान लीजिए यहाँ से ब्रेक हो गया। इसका जो टॉप था ना, अब ये ऐसे गिर गया है और नीचे ग्राउंड को, ये रहा ग्राउंड को टच कर रहा है और कितना एंगल बना रहा है ग्राउंड से 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट, जो पार्ट टूटा है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन। हमें बताना है कि इस पूरे ट्री की हाइट कितनी है जब तक वो ब्रेक नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ओके, तो टोटल हाइट क्या होगी? टोटल हाइट जो पार्ट ट्री का अभी भी बचा हुआ है एक तो वो, और जो टूट गया है ये पहले यहाँ लगा हुआ था, तो यानी कि BC प्लस AC, ये टोटल होगी हाइट इसकी, है ना? ये हमें फाइंड करनी है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। तो BC की वैल्यू ऑलरेडी AC की तो हमारे पास है ही, हमें क्या फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है BC की वैल्यू। ठीक है, तो BC की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये हमें दे रखा है एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, और ये है ट्री 90 डिग्री पे खड़ा होता है, इसके सामने वाली साइड होती है आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या कनेक्शन रहता है? याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। यस, ट्रिग्नोमेट्री अभी तक पीछा नहीं छोड़ेगी आपका। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कहाँ कॉम्बिनेशन है? साइन के साथ कॉम्बिनेशन है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। अब थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल, दैट इज 30 डिग्री। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। साइन 30 की वैल्यू जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या होती है? नहीं याद किया अभी तक तो प्लीज कर लीजिए। इस वैल्यूज का जो टेबल का जो है, ये टेबल का पर्टिकुलर लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी कि कैसे लर्न करते हैं, इसकी प्रॉपर ट्रिक की वीडियो मैंने बना रखी है। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू वहां से आपको पता चलेगी, दैट इज 1/2। BC हमें फाइंड करना है, AC आपके पास 8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2BC इज इक्वल टू 8। BC की वैल्यू कितनी आ गई? 8/2 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, तो टोटल हाइट क्या थी? टोटल हाइट ऑफ ट्री BC प्लस AC, तो BC हमने अभी निकाला, AC जो पार्ट टूटा हुआ है ऑलरेडी, तो ये हो गया 12 मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अभी इसका और पार्ट भी पड़ा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। Two poles of equal height are standing opposite to each other on the either side of the road 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the two poles respectively 60 degree and 30 degree. Find the distance of the pole
डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ ऑल्सो फाइंड द हाइट, ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो भी तो 3 मार्क्स में वैलिड है, राइट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का एज इट इज सेम 80 मीटर, सेम 60 एंड 30 मीटर, बिल्कुल सेम आप लोगों का क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 में है एंड आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 10th है। मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज 9.1 वन शॉट में डाली हुई है, तो उस वीडियो का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पर जाके आप ये दोनों क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। एज इट इज सेम क्वेश्चन है, सेम एंगल, सेम 80 मीटर वाइड, वहाँ पे हाइट भी निकालनी मैंने आपको सिखाई हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। PA and PB are the tangents drawn from a circle drawn to a circle with center O. PA आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर एंड APB 60 डिग्री दे रखा है आपको। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड AB, AB की कोड आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ये कैसे करेंगे, तो मैंने ये फिगर ड्रॉ कर ली है जिसमें ये सर्कल है, ये सेंटर है O, राइट, और ये 6 सेंटीमीटर है, ये 60 है, आपको AB फाइंड करनी है, ठीक है। तो AB फाइंड करने के लिए और देखते हैं हमें इससे और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। इफ P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, इस ये जो पॉइंट है ये इसको A पॉइंट पे कट कर रहा है और ये जो है इसको B पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गए, PA और PB क्या हो गए, एक तरीके के टेंजेंट्स हो गए, राइट। तो टेंजेंट्स हमने कौन सी थ्योरम पढ़ रखी है, हमने थ्योरम 10.2 पढ़ रखी है, क्या कहते हैं वो, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। चलिए हमें इससे एक तो ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, पहली बात कि AP इक्वल है PB के, ठीक है। लेकिन हमें तो AB फाइंड करना है, कोई बात नहीं, पहले जो जो इंफॉर्मेशन मिलती है हम पहले वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल है इसके, तो ये भी हो गया कितना, 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। वाई, थ्योरम 10.2 क्या थ्योरम कहती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ओके। और क्या इंफॉर्मेशन निकल सकती है इसमें से, अगर लेंथ इक्वल है तो दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा। वाई, साइड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, एक ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई हमें, ठीक है। तो इसको मान लेती हूँ मैं, थीटा मान लेती हूँ, अगर ये थीटा है ये भी थीटा होगा, थीटा मतलब कि एनी एंगल 40, 50 जो भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि एंगल PAB इक्वल है एंगल ABP के, जो हमने माना है थीटा। वाई, एंगल्स जो ऑपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये भी इक्वल हो गए, ठीक है। अच्छा, और क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, हमें तो एंगल भी मिल गई, हमें ये दो साइड भी मिल गई, लेकिन हमें अभी भी AB नहीं मिल पा रही है ना, ओके। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है और ये 60 का है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना। तो ये ट्राइंगल कैसा बन रहा है, अभी तक तो हमें पता चला कि ये दो साइड्स इक्वल हैं, तीसरी निकालनी है। और अगर मैं इस एंगल की इंफॉर्मेशन निकाल लूँ, ये 60 है, इनके भी वैल्यूज मैं निकाल लूँ, तो मुझे पता चल जाएगा किस टाइप का एंगल है, ये हमें किस तरफ लेकर जा रहा है, ये हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरफ लेकर जा रहा है। कैसे निकाल के देखते हैं, अगर इनके तीनों एंगल्स इक्वल आ गए है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं और तीनों साइड्स भी इक्वल होते हैं। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल निकल आया दैट मीन्स ये भी 6 हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए हमारे पास एंगल की इंफॉर्मेशन है, तो वो निकाल लेते हैं। तो एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल ABP किसके इक्वल होता है, 180 के। क्या बोलते हैं इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं, है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई आपके पास। नाउ ये 60 डिग्री है, इन दोनों को हमने थीटा थीटा माना है, ये हो गया 2 थीटा, ये 60 प्लस का इधर आके माइनस, ये हो गया 120, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। थीटा कितना आ गया, वेरी गुड, 60 आ गया। तो अगर ये भी 60 आ चुका है, ये भी थीटा, तो ये भी 60 है, तीनों एंगल्स इक्वल आ गए। तो दैट इंप्लाइज
ट्राइंगल APB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि तीनों साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर ये 6 है, ये 6 है, तो AB भी कितनी होगी, 6। तो AB आपके पास कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें जो जो चीजें दे रखी थी उससे हमने इंफॉर्मेशन निकाली, उस इंफॉर्मेशन से हमें पता चल गया कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल से पता चल गया कि तीनों साइड्स इक्वल, अगर एक 6 की है तो थर्ड वन भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 10th क्या कहता है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 3 पॉजिटिव नंबर्स that are consecutive multiples of 5 is 725. Find the 3 numbers. वो कह रहे हैं कि 3 ऐसे नंबर्स हैं consecutive, consecutive मतलब कि लगातार। ठीक है, जैसे कि मैं लिख देती हूँ 3 4 5, 3 4 5 लगातार है। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम consecutive। बट यहाँ consecutive मल्टीपल ऑफ 5 है। consecutive मल्टीपल ऑफ 5 का हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहला अगर मल्टीपल 20 है तो दूसरा होगा 25, तीसरा होगा 30, इस तरीके से ये कह रहे हैं। ठीक है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि ऐसे 3 पॉजिटिव नंबर जिनका स्क्वायर करो और उनका सम कर दो तो वो किसके इक्वल है, 725 के इक्वल है। हमें ये नंबर्स निकालने हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो हमने देखा कि कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स चाहिए हमें 5 के, है ना, जैसे कि हमने अभी लेट किया 20, 25 एंड 30। इसके कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, यानी मल्टीपल्स क्या होगा, यानी कि 5 तो डेफिनेटली उसके अंदर होगा ही होगा, है ना। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, 5x। x मतलब 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 अगर 1 होगा तो 5 हो जाएगा, 2 होगा तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो जाएगा, 3 होगा तो 5 मल्टीप्लाई 3 15 हो जाएगा, एंड सो ऑन। एंड सेकेंड मल्टीपल क्या होगा इसका, कॉन्जिक्यूटिव ही बताना है, तो अगला क्या होगा, वो 5 ज़्यादा ही होगा इससे। जैसे हमने अभी भी बात करी कि अगर पहला 20 है तो दूसरा क्या होगा, 5 ज़्यादा, तीसरा क्या होगा, 10 ज़्यादा होगा उससे, है ना। तो एंड थर्ड मल्टीपल क्या होगा 5 का, 5 प्लस और 5x प्लस और 5 ऐड हो जाएंगे, दैट इज 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसका स्क्वायर्स का सम, इनके स्क्वायर्स का सम, तो 5x का स्क्वायर, 5x प्लस 5 का स्क्वायर एंड 5x प्लस 10 का स्क्वायर, और इन सब का सम जो है वो किसके इक्वल है, वो दे रखा है हमें 725 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो इक्वल टू पुट कर देते हैं हम 725। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर, ये क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई ये होगा 50x। ठीक है, नेक्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 10 और ये हो गया 100x इज इक्वल टू 725। ठीक है, तो अब देखते हैं 25 25 25, ये हो गया 75x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले हमने कर लिए। अब एक्स वाले करते हैं, ये रहा एक्स वाला और ये रहा एक्स वाला, ये आ गया आपके पास 150x, क्या बच गया 25 एंड 100, ये हो गया अलग से 125, ये आ गया 725। ठीक है, तो 75x स्क्वायर 150x 725, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इसमें से माइनस करेंगे इसको 0 0 एंड 6, ये इधर ले आते हैं 75x स्क्वायर 150x एंड माइनस 600, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से पूरा 75 कॉमन आ रहा है। जब हम इसमें से 75 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2x, और जब 75 इसमें से कॉमन लेंगे यहाँ आएगा 8। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ चुकी है, एक क्वाड्रेटिक आ चुकी है विच इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखना इस चीज़ को। मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और किन्हीं दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और उन्हीं को हम प्लस माइनस करें तो 2 आए। तो 8 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं, 4 2 2, यानी कि 2 2 ज़ा 4 एंड 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8 एंड 4 माइनस 2 इज 2। ठीक है, तो हम देख सकते हैं प्लस का 2 आ रहा है, एंड 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 तो माइनस 8 आ रहा है,
राइट। तो क्या मिल गया हमें एक्स स्क्वायर, 2x को क्या लिखेंगे हम प्लस 4x एंड माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इनमें से क्या कॉमन आएगा x और इनमें से क्या कॉमन आएगा -2 कॉमन आ रहा है ना, तो क्या बचेगा x प्लस 4। तो x प्लस 4 कॉमन एंड x माइनस 2। तो यहाँ से x आ गया आपके पास -4 और यहाँ से x आ गया आपके पास 2। ठीक है, तो 2x आ चुके हैं। अब क्या करेंगे हम, अब हम -4 वाले को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू -4 ले लेंगे तो -4 अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो -20 आएगा, वो पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं आएगी, राइट। तो इज रिजेक्टेड बिकॉज हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो x आ गया आपके पास 2। तो फर्स्ट नंबर क्या आया, x की जगह पे 2 पुट कर दो 10। सेकेंड नंबर क्या होगा 10 प्लस 5 15 एंड थर्ड नंबर क्या होगा 10 प्लस 10 20। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। चलिए करते हैं अब सेक्शन सी। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दैट इज क्वेश्चन 11th। कंस्ट्रक्ट 2 concentric circles of radii 3 cm and 7 cm. Draw 2 tangents to the smaller circle from the point P which lies on the bigger circle. तो ये हमारा किससे है, ये हमारा है कंस्ट्रक्शन चैप्टर से। तो कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत है आपको तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ पे मैंने कैसे लिखते हैं हम कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन, वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इसको ड्रॉ करना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हो जिनका कॉमन सेंटर होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, पहले हम 3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे आर्क को और कंपास को ओपन करके फिर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन 11th में हम क्या कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर हम पहले कंपास ओपन कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एक सर्कल लगा रहे हैं 3 सेंटीमीटर का। तो हमने 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया। अब उन्होंने क्या बोला है, रेडियाई 3 एंड 7। अब हमें 7 सेंटीमीटर को ओपन करना और फिर हमें सेम, पहले 7 सेंटीमीटर ओपन करते हैं इसको। ठीक है, अब हमें उसी कॉमन पॉइंट पे इस वाले ही सेंटर पे रख के हमने एक और सर्कल ड्रॉ करना है। अब ये क्या है, 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, रेडियाई लिख देते हैं यहां से यहां तक। ये 7 है तो एग्जैक्ट 7 मेजर करके लिख देते हैं। ये रहा पूरा एग्जैक्ट 7। ठीक है, और इस पॉइंट को हम मान लेंगे P पॉइंट। ठीक है, तो अब क्या करना है, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम पॉइंट P विच लाइज ऑन द बिगर सर्कल। अब हमने ये P पॉइंट मान लिया, इस P पॉइंट से इस छोटे वाले सर्कल पे हमें 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमने स्टेप्स लर्न कर रखे हैं। क्या है, अगर ये सेंटर है O, ये पॉइंट P है, तो क्या होना चाहिए, पहले तो इसका सेंटर इससे ज्वाइन होना चाहिए जो ऑलरेडी ज्वाइन है। फिर हम इस लाइन का क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। कैसे, हाफ से ज्यादा ओपन करते हैं और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, ऐसे आर्क और ऐसे आर्क। ठीक है, और इस लाइन को हम बनाते हैं डॉटेड। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको सेंटर मानते हैं और यहां इतना ओपन किया और उतना ही यहां मेजर कर लेते हैं और एक डॉटेड सर्कल लगाते हैं। और फिर देखते हैं ये सर्कल ने इस सर्कल को कहां कहां टच किया है, एक तो यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, अब हम इस P पॉइंट को इन पॉइंट से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। एंड इसको नाम दे देंगे हम Q, इसको नाम दे देते हैं R। सो
PQ and PR are the required tangents। ठीक है, तो हम इसके steps of construction कैसे लिखेंगे? तो draw a circle of radius 3 cm। ठीक है, taking same center draw another circle of radius 7 cm। draw OP such that OP is equal to 7 cm। draw perpendicular bisector of AP। ठीक है, और M को सेंटर लेकर एक डॉटेड सर्कल ड्रॉ कर दो एंड डॉटेड सर्कल जो है वो स्मॉलर सर्कल को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट Q and R। नाउ जॉइन PQ and PR विच आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट पार्ट। तो अब 11th का और पार्ट करते हैं। Draw a pair of tangents to a circle of radius 6 cm which are inclined to each other at angle of 60 degree. Also find the length of the tangent। सबसे पहली बात हमने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4। वहां पर आई थिंक रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखना है तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चैप्टर्स का लिंक डाल रखा है, आप वहां पर जाके इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि एक सर्कल बनाओ जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। पहले ये काम कर लेते हैं। तो हमने ये खोली 6 सेंटीमीटर की कंपास। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है ड्रॉ a pair of tangents to the circle which are inclined to each other at angle of 60 degree। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, वो भी दो। पेयर का मतलब दो होता है। दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं और उन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होना चाहिए ना वो 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले टेंजेंट हम कैसे ड्रॉ करते हैं? हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट तो होना चाहिए, है ना, कि हम वहां से उस, मान लीजिए कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पे ये एक्सटर्नल पॉइंट है, उस एक्सटर्नल पॉइंट को हम क्या करते हैं? सेंटर से टच करवाते हैं। फिर हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे हमने 11th क्वेश्चन में किया। बट हमारे पास तो वो पॉइंट ही नहीं है ना, तो वो टेंजेंट्स कैसे हम ड्रॉ करेंगे? कोई बात नहीं, अभी तक जितना हमें पता है हम उतना काम करते हैं। हमें इतना पता है कि जो टेंजेंट्स होते हैं वो रेडियस के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो पहले हम रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा रेडियस, दैट इज, इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। 6 सेंटीमीटर का लिया था हमने, तो इसको नाम दे देते हैं O, इसको नाम दे देते हैं E। ठीक है, अगर ये मेरे पास रेडियस है, इसके ऊपर मैं 90 डिग्री बना लूँ तो मेरे को एक टेंजेंट मिल जाएगा, है ना। वहां तो दो बनाने हैं, अभी तो चलो फिलहाल हमें एक तो मिलेगा कम से कम। इतना तो हमें पता ही है कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। तो 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं? यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से 60 का एंगल, 120 का, 60 और 120 का जब हम एंगल बाइसेक्टर करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 90 डिग्री। तो ये एक टेंजेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक 90 डिग्री है, राइट। ओके, अब अगर मैं दूसरा भी रेडियस ड्रॉ कर लूँ, है ना, दूसरा रेडियस ड्रॉ कर लूँ और उसके ऊपर भी 90 डिग्री बना दूँ तो वो भी दूसरा भी टेंजेंट मिल सकता है मेरे को। अगर एक ऐसे बना सकती हूँ तो दूसरा भी बना सकती हूँ, राइट। लेकिन अब मैं दूसरा रेडियस कहाँ बनाऊँ? यहाँ बनाऊँ रेडियस, यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, यहाँ कहाँ बनाऊँ? नहीं पता, है ना। तो वहाँ के लिए ना एक चीज़ देखिए, ये मान लीजिए एक क्या है? सर्कल है। मान लीजिए ये पॉइंट है और इस पॉइंट से हमारे पास क्या आना है? टेंजेंट आनी है। ठीक है, ये सेंटर है, ये मैंने रेडियस ड्रॉ कर लिया। अब ये दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल होना चाहिए 60 डिग्री, राइट। और ये एक रेडियस है, ये मान लीजिए O है, ये A है। ये हमने OA तो ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, इसके ऊपर हमने 90 भी ड्रॉ कर लिया है। अभी तक हमें पॉइंट नहीं मिला, हमने जस्ट सोचा है ऐसा। ठीक है, तो ये जो दूसरा रेडियस होगा वो भी तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, लेकिन हमें इतना नहीं पता कि मैं यहाँ पे कैसे बनाऊँ दूसरा। उसके लिए कुछ ना कुछ तो एंगल होना चाहिए। ये नहीं कि अगर मैं ये एंगल ढूंढ लूँ, है ना, तो मैं वो एंगल यहाँ बना के दूसरा रेडियस ड्रॉ कर सकती हूँ। उस रेडियस पे 90 डिग्री ड्रॉ करूंगी तो मेरे को टेंजेंट मिल जाएगा दूसरा भी, है ना। तो ये तो हमें गिवन है कि दोनों टेंजेंट्स के बीच में 60 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए, क्या आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है? अगर मैं ये OA इसका नाम दे देती हूँ, P इसका नाम दे देती हूँ, B, 1 2 3 4 4 साइड्स है,
क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके इक्वल होता है? 360 के इक्वल होता है, जिसमें से ये 90 है, ये 90 है, तो 120 तो गए, यानी कि इसका और इसका सम कितना बन गया? 180 का बन गया। अगर इसके बीच में 60 डिग्री का होना चाहिए एंगल, तो ये कितना होगा? 180 में से माइनस कर दीजिए 60, कितना आ गया? 180। मैं इसको एक बार दोबारा भी ड्रॉ कर देती हूँ, जैसे कि एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B कितना होना चाहिए? 360। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल O हमें नहीं पता, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, ये 60 डिग्री दे रखा है, और एंगल B भी क्या होगा? 90। ये कितना हो गया? 180 प्लस 60 240, माइनस कर देंगे तो एंगल O कितना आएगा? 120। तो अब हमें यहाँ पर 120 बनाना है, फिर हमारे को क्या मिल जाएगा? रेडियस मिल जाएगा। सिमिलरली अगर उन्होंने बोला होता कि ये 120 है, तो यहाँ पे हम कितने का बनाते? 60। समझ आ रही है इस चीज़ की? अगर ये 120 बोल दिया जाता तो ये 60 होता, अगर ये 45 बोल दिया जाता तो ये 135 होता। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो हमने यहाँ ड्रॉ करना है एंगल O 120। कैसे ड्रॉ करते हैं? आर्क 60 120। तो अब ये जो हमें मिल गया एंगल, ये एंगल मिल गया हमें 120 का, और ये O से B पॉइंट में मिल गया हमें, O से B पॉइंट में। अब B पॉइंट हमने निकाला ही क्यों है? रेडियस बनाया ही क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे क्या बना सके? 90 डिग्री बना सके, है ना? टेंजेंट ही तो ड्रॉ करना है हमें, तो अब यहाँ पे हम 90 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे। 60 120 और दोनों का एंगल बाइसेक्टर। तो ऐसे यहाँ पे इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। थोड़ा ऐसे दूर जाएगा, इसको भी आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो हाँ, तो ये देखिए, ये एंगल जो बन गया, ये मिल गया हमें पॉइंट P। अब अगर मैं यहाँ से चेक करती हूँ तो आपके पास ये एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। मैं एक बार चेक भी करवा देती हूँ। तो यहाँ मैंने रख दिया ये, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट जो है वो 60 बन रहा है, राइट? तो ये है आपका कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हमें पॉइंट नहीं दे रखा था, तो हमने क्या किया? क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। हमने पहले रेडियस बना लिया, फिर टेंजेंट बना लिया, और टेंजेंट ऑटोमेटिकली दोनों पे कितना बन गया? 60। क्यों? क्योंकि सेंटर में 120 का एंगल था। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। हमें टेंजेंट की लेंथ भी फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे? अब तो वो इस फिगर से तो बहुत मुश्किल लगेगा, ठीक है, तो मैं ऐसी ऐसी फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, है ना? तो बना लेते हैं फिगर इसकी। ये बना लिया हमने सर्कल, ये ले लिया हमने एक पॉइंट, ये है P, दिस इज A, ये मान लेते हैं B है, ये सेंटर O, ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये है 60 डिग्री है, और ये टोटल कितना है? 120। हमें फाइंड करनी है AP। हमें रेडियस कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो AP तो एक क्वाड्रिलेटरल में डल रही है, क्वाड्रिलेटरल की साइड निकालना डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं OP को। अब ये कौन से एक ट्राइंगल बन चुका है? OAP। तो ट्राइंगल की साइड निकालना ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करें? इस ट्राइंगल से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ट्राइंगल OAP जो है ना, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OBP के। कैसे? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे? AP equals to PB, length of tangents drawn from external point to a circle are equal in length. OA equals to OB, radii of same circle, and OP equals to OP, common. तो तीनों साइड्स इक्वल आ गई, तो आपको क्या मिल गया? ये एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो सारी के सारी जो एंगल्स होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये 90 तो ये 90, ये टोटल 120 है, दोनों इक्वल है, तो ये कितना का होगा? 60 60 का होगा।
और अगर ये टोटल 60 है, दोनों इक्वल है, तो ये 30-30 के एंगल होंगे, राइट। तो अब मैं इस ट्राइंगल को ना अलग से निकाल के लिख लेती हूँ, ठीक है। इस ट्राइंगल को मैं ऐसे लिख लेती हूँ, ये रहा O, ये रहा A और ये रहा P, ठीक है। ये रहा 90 डिग्री। OA कितना है 6 सेंटीमीटर, AP हमें फाइंड करना है और P कितना है 30 डिग्री। जैसे मैंने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल की फॉर्म में लिखा, आपको समझ में आ गया हमें क्या लगाना है। हमारे पास क्या है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, जो बच गया बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ये होता है tan का। तो क्या लगेगा, इन ट्राइंगल OAP tan थीटा, थीटा कितना है 30, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर दैट इज 6, बेस इज AP। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 6/AP, क्रॉस मल्टीप्लाई, AP की वैल्यू कितनी आ गई 6√3 सेंटीमीटर। यही आपको फाइंड करनी थी, ठीक है। तो अगर इस ट्राइंगल को मैंने ऐसे बना लिया तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आप थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको इसके अंदर भी समझ में आ जाएंगे कि ये है इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज जो बच गई वो बेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड किया है। ये था क्वेश्चन 11। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द फॉलोइंग एज वाइज चार्ट ऑफ 300 पैसेंजर्स फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू पुणे इज प्रिपेयर्ड बाय द एयरलाइन स्टाफ, ठीक है। 300 पैसेंजर्स हैं, दिल्ली से पुणे जा रहे हैं, उनके बारे में ये एक टेबल बनाया गया है। उन्होंने लिखा एज, 10 से कम कितने बच्चे हैं, 10 से कम कितने पैसेंजर्स, कहने की तो बात वही बच्चे हैं, कितने पैसेंजर्स हैं 14, 20 से कम कितने पैसेंजर्स हैं 44, 30 से कम, 30 से एज से कम कितने पैसेंजर्स हैं 82, 40 से कम कितने पैसेंजर्स हैं 134 एंड सो ऑन, एंड 80 से लेस कितने पैसेंजर्स हैं 300, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से देखना, ये क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं 10 से कम 14 है, 20 से कम 44 है। अब 20 से कम में 10 वाले भी तो इन्वॉल्व है, 20 से कम में 10 वाले भी तो इन्वॉल्व है, क्योंकि 10 भी तो 20 से कम ही होता है। सिमिलरली 30 में ये सारे के सारे इन्वॉल्व है। ऑल्सो 80 से कम सारे हैं, तभी तो उन्होंने 300 लिख दिया, क्योंकि उन्होंने बोला टोटली 300 पैसेंजर्स है। गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज नॉट योर फ्रीक्वेंसी, इसको हमें फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 12 करना। तो क्वेश्चन 12 में हम सबसे पहले तो बनाएंगे क्लास इंटरवल, ठीक है। जैसे लेस देन 10, तो 0 to 10, लेस देन 20, 10 to 20, लेस देन 30, 20 to 30। तो हम ऐसे ऐसे का क्लास इंटरवल बना लेंगे, ठीक है। लेस देन 10, लेस देन 20, यानी कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड 70 to 80, ठीक है। अब लेस देन 80 था, अब 80 to 90 तो नहीं जाएंगे, क्योंकि 80 से अबव तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं आपके पास, राइट। अब ये तो हो गया आपके पास क्लास इंटरवल। अब हमें निकालनी है कितने पैसेंजर्स हैं 0 to 10 के बीच में, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। 0 to 10, लेस देन 10 तो 14 है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 14, ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट, लेस देन 20, ठीक है। तो 20 से लेस 44 है, जिसके अंदर ये 14 भी इन्वॉल्व है, तो हमें 44 में से 14 क्या करने पड़ेंगे माइनस, इन ऑर्डर टू गेट कि कितने पैसेंजर्स हैं 10 से लेकर 20 के बीच में, है ना। तो 44 में से हम 14 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 0 and 3, 30। नेक्स्ट देखिए लेस देन 30, 30 में लेस 20 वाले भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब हम 20 से 30 के इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे, 82 में से 44 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 38। सिमिलरली नेक्स्ट आता है आपके पास लेस देन 40, 40 से कम, जिसमें 30 वाले में भी इन्वॉल्व है, तो हमें 30 से 40 के इंटरवल में क्या करना पड़ेगा, 134 में से 82 को माइनस करना पड़ेगा, तो वो कितना आ जाएगा 52,
2। सिमिलरली 40 to 50 के इंटरवल के लिए हमें 184 में से 134 माइनस करना पड़ेगा विच इज इक्वल टू 50। 50 to 60 के इंटरवल के लिए 245 में से 184 माइनस करेंगे हम, कितना आ जाएगा 61। 60 to 70 के लिए 287 में से हम 245 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 42। एंड लास्ट इंटरवल 70 to 80 के इंटरवल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 300 में से 287 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 13। ठीक है, नाउ दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है ये बात? चलिए, तो यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। उसके बाद हमें पता है मीन, चाहे हमें कोई भी मेथड यूज करना हो हमें क्या निकालनी पड़ती है, मिड वैल्यू विच इज इक्वल टू xi। मिड वैल्यू क्या होती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अपर प्लस लोअर 10 डिवाइड बाय 2 5, 20 प्लस 10 30 डिवाइड बाय 2 15, 10 10 का गैप आ रहा है तो 10 10 के गैप में फिल कर देते हैं 15। तो नेक्स्ट आएगा 25 35 45 55 65 75। कोई गलत ना हो जाए इसलिए हम लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास 150 डिवाइड बाय 2 75, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं और आप एज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, मीन इज इक्वल टू समेशन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस fi xi डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज समेशन fi, यही कहता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती रहती हूँ कितनी बड़ी डिजिट्स बनेंगी और उन सबका हमें सम करना पड़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम एज्यूम्ड मीन से फाइंड करें। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको डायरेक्ट से कर रही हूँ, आप इसको ट्राई करना है एज्यूम्ड मीन से और फिर आंसर आप चेक करेंगे तो दोनों के दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करवा के दिखाती हूँ पूरा का पूरा। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या बनेगा, fi xi, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 5 70, ये आ जाएगा 450 950। तो अब ये मीन है, अब इसके लिए हमें समेशन चाहिए, तो समेशन fi xi इस पूरे को हमें क्या करना पड़ेगा प्लस, तो जो कितना आएगा 2600 आएगा। तो मीन ये आ गया 12600 डिवाइड बाय समेशन fi। इसका हम टोटल करेंगे तो कितने पैसेंजर्स थे, 300 पैसेंजर्स थे, तो यहाँ हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं 300, 20 से 20 कैंसिल एंड 3 4 32, तो ये आ गया 42 आपका मीन आ गया। ठीक है, बहुत साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने में बहुत मेहनत लगती है और फिर बाद में प्लस करने में। ठीक है, तो आप ट्राई करना है एज्यूम्ड मीन मेथड से और फिर देखना आपको ये इजी लगा या वो इजी लगा, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द आंसर। आप एज्यूम्ड मीन से भी करेंगे या स्टेप डेविएशन से करेंगे, दोनों से आपका आंसर 42 ही आएगा। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन 12। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो अब क्वेश्चन 13 क्या कहता है, अ लाइट हाउस इज अ टॉल टावर विथ लाइट नियर द टॉप। तो लाइट हाउस क्या होता है कि एक लंबा सा टावर है और उसके ऊपर क्या लगा रखी है, एक लाइट लगा रखी है। ठीक है, दीज आर ऑफन बिल्ड ऑन द आइलैंड कॉर्ड्स और द क्लिफ्स। इसको हम ऐसे आइलैंड्स पे, कॉर्ड्स पे या क्लिफ्स पे हम इसको बनाया करते हैं। और लाइट हाउस जो होता है, लाइट हाउसेस ऑन वाटर सरफेस एक्ट लाइक नेविगेशनल एड टू द मैरिनर्स एंड द सेंड वार्निंग टू द बोट्स एंड द शिप्स फॉर द डेंजर। ये लाइट हाउस क्या करते हैं, वाटर सरफेस पे अगर कहीं लगा हुआ है तो वो इस तरीके से हेल्प करते हैं कि उनको बता सकें कि यहाँ पर डेंजर है, बोट को और शिप को सिग्नल दे सकें कि यहाँ पर डेंजर है। जैसे कि रेड लाइट जो होगी वो बता देगी डेंजर है, ग्रीन होगी तो बता देगी हाँ जी आगे रास्ता ठीक है, आप आगे चली जाइए। ठीक है, पहले क्या होता था, लकड़ी, कोल, ये सब यूज होता था इल्यूमिनेटर्स की तरह। इल्यूमिनेटर्स मतलब कि चमकने के लिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे कैंडल्स, लालटेन्स यूज होने लगी। ठीक है, लेकिन अब क्या होती है, अब हम यूज करते हैं मशीन्स यूज करते हैं, या फिर जैसे कि रिमोट मॉनिटरिंग होती है। तो आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, प्रॉन्स रीफ लाइट हाउस जो है वो मुंबई में कंस्ट्रक्ट हुआ था 1874 टू 75 के बीच में। इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर हाई, ये 40 मीटर लंबा है।
और ये 30 किलोमीटर दूर तक डिस्टेंस तक इसकी जो लाइट है वो देखी जा सकती है। ठीक है, अ शिप एंड अ बोट आर कमिंग टूवर्ड्स द लाइट हाउस फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो शिप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये शिप, ये बोट, ये है लाइट हाउस जो 40 मीटर हाइट पे है। तो ये दोनों के दोनों टूवर्ड्स आ रहे हैं लाइट हाउस के। ठीक है, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फ्लैश लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस टू द बोट एंड द शिप्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो जो इसकी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होते हैं तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट से बोट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 30, और इसी पॉइंट से, इसके टॉप पॉइंट से जो शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ टू बोट और शिप इज नियरर टू द लाइट हाउस, कौन सा ज्यादा नियरर है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मान लीजिए आप अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, विंडो पे खड़े हैं और दूर से एक कार आ रही है, आप उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो जब वो दूर है आपने अपना जो हेड है इतना ज्यादा झुकाया नहीं हुआ। ठीक है, और जैसे जैसे वो पास आ रही है आपको अपना हेड डाउन करना पड़ रहा है, धीरे धीरे और डाउन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, विंडो पे खड़े हैं और बहुत दूर थी कार, तो आप दूर से देख रहे हैं, इतना हेड डाउन नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे कार पास आई आप उसको ऐसे 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 देखेंगे, हेड डाउन करके देखेंगे। अगर आप हेड डाउन करके देखेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और ये पास में आ जाएगी। तो जितना एंगल बड़ा वो बता रहा है कि आपकी कार यहाँ पे आ चुकी है ना। तो अब 30 और 60 दोनों में से कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन बड़ा है, 60। तो हम कह सकते हैं कि हमें कितना ज्यादा हेड झुकाना पड़ा, हमें ज्यादा हेड झुकाना पड़ा जब हमारी जो भी चीज थी, चाहे कार थी, चाहे शिप थी, चाहे बोट थी, वो पास आ गई। तो जो पास में आएगी उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे आप इसमें से भी देख सकते हैं, फिगर से भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें बताना है फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस, हमें तो उसका डिस्टेंस बताना है लाइट हाउस। तो हम पहले डिस्टेंस निकाल के फिर बता सकते हैं कौन सा नियरर होगा, ऑपोजिट भी तो चल सकते हैं, है ना। तो हम अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस एंड डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम लाइट हाउस। तो इस फिगर को मैं ड्रॉ करने वाली हूँ। तो ये है लाइट हाउस जो 40 मीटर हाइट पे है, और ये है सी वाटर, यहाँ पर है बोट, ठीक है, एंड यहाँ पर है शिप। ओके, एंड दिस इज, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। ठीक है, और इन्होंने नेम दे रखे हैं ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि बोट कितनी दूर है लाइट हाउस से और शिप कितनी दूर है लाइट हाउस से। तो हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ बोट की बात करूं तो पहले मैं ये ट्राइंगल ले लेती हूँ ABD। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मुझे चाहिए DB। ठीक है, तो देखिए अगर ये 30 है तो दिस विल ऑल्सो बी 30 डिग्री। वाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल हो गई, ये हो गई क्या, ट्रांसवर्स। तो अगर ये ट्रांसवर्स है, ये पैरेलल है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली पैरेलल पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्स हो गई, ये 60 तो ये भी 60, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। और ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस ग्राउंड लेवल के क्या होगा, परपेंडिकुलर वर्टिकल ही होगा। ठीक है, तो अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, जो एंगल होता है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। जो बच गया वो क्या होता है, बेस। तो हमें हाइपोटेन्यूज से तो मतलब नहीं है, हमें तो बताना है कि बोट कितनी दूर है लाइट हाउस से, तो हमें बेस फाइंड करना है। और परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, तो परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन किसके अंदर होता है, tan में होता है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, तो tan का कॉम्बिनेशन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस का। तो लगाते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। नाउ थीटा क्या है, 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AB, बेस इज DB।
ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 AB कितना है 40 मीटर एंड DB हमें फाइंड करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, DB की वैल्यू कितनी आ गई 40√3 मीटर। ठीक है, तो इसका तो निकल आया डिस्टेंस, अब इसका डिस्टेंस फाइंड करना, उसके लिए हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, अगेन ये 90 है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बेस हमें फाइंड करना है, तो अब क्या लगेगा tan 60 लग जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AB, बेस इज BC। tan 60 होता है √3, AB है 40, BC हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, BC की वैल्यू आ गई 40/√3 मीटर। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा बड़ा हुआ, DB बड़ा है या BC बड़ा है? ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ √3 डिवाइड में है, तो दिस इज बिगर देन दिस वन, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है। तो अगर ये डिस्टेंस कम है तो शिप हुआ आपका नियरर टू लाइट हाउस। तो हमने डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस इफ इट इज मूविंग एट अ रेट ऑफ 20 km/h। ठीक है, वो कह रहा है कि हमें बताना है कि बोट जो है वो कितना टाइम लेगी लाइट हाउस तक आने के लिए अगर वो इतनी स्पीड से चल रही है। मैंने कैसे कह दिया कि ये स्पीड है, इसकी ऐसा यूनिट देखिए km/h, वो किसकी होती है, स्पीड की होती है। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है बोट की। ठीक है, बोट के लिए हमें टाइम निकालना है। ओके, तो बोट जो है कितनी स्पीड से चलती आ रही है, 20 km/h की स्पीड से चलती आ रही है। बाकी सब यहाँ मीटर्स में है, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लें। कैसे करते हैं मीटर में कन्वर्ट, मल्टीप्लाई बाय 1000/h हो गया मीटर/h। ठीक है, ये तो हो गई स्पीड। और कितना डिस्टेंस है बोट से लाइट हाउस का, कितना डिस्टेंस है हमने अभी भी फाइंड किया, DB इज 40√3 मीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें टाइम फाइंड करना है। तो हमें तो इन तीनों का फॉर्मूला पता ही है, क्या रिलेशन होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो स्पीड की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 20,000, डिस्टेंस की जगह पे 40√3 एंड टाइम तो हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, टाइम इज इक्वल टू 40√3 डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा 20,000, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 को इसे कैंसिल कर दिया 500, तो ये आ गया √3/500। अब किसी को हम टाइम ऐसे तो नहीं बताएंगे √3/500 टाइम लगेगा उसको, है ना। और ये किस में आएगा, ये आ रहा है आवर्स में, क्योंकि हमारी स्पीड आवर्स में थी। तो हम इसको क्या कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं मिनट्स में, क्या पता ईजी बन जाए। ठीक है, तो 60 कर देते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इसको इससे कैंसिल कर दिया और ये हो गया 25, ये हो गया 3, तो 3√3 डिवाइड बाई 25। ठीक है, अब किस में आया, मिनट्स में आया। अब हमें ये भी पता है कि √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 हम यूज करते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट हटा देते हैं, नीचे लगा देते हैं 2 zeros। ठीक है, और ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 9, 3 7 21, ये हो गया 519 डिवाइड बाई 2500, तो क्या हो जाएगा 0.2076 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या आप इसको 0.2 मिनट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन 13। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण नगर इज अ स्मॉल टाउन in Nadia district of West Bengal. Krishnanagar clay dolls are unique in their realism and quality of their finish. ठीक है, वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है नाडिया जिसके अंदर एक स्मॉल टाउन है कृष्णनगर, वहाँ पर डॉल्स बनती हैं, क्ले डॉल्स, इनकी मिट्टी की गुड़िया बनती है जो बहुत ही यूनिक होती हैं, रियल होती हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, फिनिश बहुत अच्छी होती है। दे आर क्रिएटेड बाय मॉडलिंग कॉइल्स ऑफ द क्ले ओवर अ मेटल फ्रेम। उनको बनाने का कुछ इस तरीके का तरीका है कि वो मेटल फ्रेम को कॉइल्स बना के दिखाते हैं, जैसे कि फिगर में आपको दे रखा है, फिगर में अभी आपको दिखाती हूँ। तो उनको पेंट किया जाता है, ठीक है, और आर्टिशियंस मेक मॉडल्स
starting from fruits, animals, god, goddess, farmer, fisherman, weavers to the Donald Duck and the present comic characters. ठीक है, तो वो ये सब चीज़ें बनाते हैं. These creations are displayed in the different national and international museum. अब वो जो creations हैं different national और international museums में रखी जाती हैं. जैसे कि डॉल 1, तो ये एक इस तरीके का एक मैन है जो तराजू पे तोल रहा है चीज़ें. ये सेकंड जो आर्टिकल है वो भी ऐसा ही है, थोड़ा बड़ा है इससे. ये थर्ड में क्या है, इस तरीके से मैन एंड जो वुमेन है वो बना रखी है. और ये इस तरीके से कोई इन्होंने इसको बोलते हैं हम आदिवासी टाइप, इन्होंने ऐसे आर्टिकल बनाया हुआ है. तो यहाँ हमें बोला गया है कि जैसे डॉल 1 है और डॉल 2, डॉल का मतलब क्या है, यहाँ पर एक तरीके से आर्टिकल्स हैं, ठीक है, मूर्तियाँ सी जो बनी है. इसके अंदर जो एप्पल्स है, ये एप्पल और इन एप्पल्स का जो डायमीटर का जो रेशो है वो रेशो है 2:3. 2:3 का मतलब क्या है, ये छोटे एप्पल्स हैं और ये 3 है तो ये बड़े एप्पल्स हैं, इनके डायमीटर का ये डिफरेंस है. ठीक है, सो ये एप्पल्स हैं और ये ऑरेंजेस हैं. ओके, तो डॉल 3 इसके अंदर क्या है, मेल जो है वो ब्लू कलर और सिलेंड्रिकल शेप का है एंड स्फेरिकल हेड है उसका. स्फेरिकल हेड टचेस द सिलेंड्रिकल बॉडी. Yes, the radius of the both spherical head and cylindrical body is 3 centimeter. ये 3 centimeter का है. And the height of the cylindrical body is 8. ये है 8. Okay. Based on the above information, answer the following. Right? हमें अब इस information के based हमें answers देने हैं. पहला क्या है? What is the ratio of the surface area of the red spherical apples in doll 1 to the spherical oranges in doll 2. हमें रेशो निकालना है सरफेस एरियाज का. तो हमें पता है सबसे पहली बात कि एप्पल या फिर जो ऑरेंजेस हैं वो किस शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं. ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, याद करिए, हमने 13 चैप्टर में पढ़ा था. क्या होते हैं सरफेस एरिया? यस, 4πr² होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पे डायमीटर का रेशो दे रखा है. ठीक है, तो डायमीटर 1 का रेशो दे रखा है डायमीटर 2 के साथ. वो कितना है? 2:3 है. तो इनकी रेडियस का रेशो क्या होगा? रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ. तो डायमीटर का हाफ का रेशो दूसरे डायमीटर के हाफ के रेशो के साथ क्या होगा? दोनों का हाफ हाफ हम कर दें, ये हो जाएगा. और हम लिख सकते हैं 1:3/2 लिख सकते हैं हम इसको. ये आ गया रेडियस 1 एंड रेडियस 2 का रेशो. 1 किसकी बात हो रही है? एप्पल की. 2 किसकी बात हो रही है? ऑरेंजेस की. ठीक है, अब हमें इनकी सरफेस एरियाज का रेशो निकालना है. तो हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ एप्पल डिवाइड में सरफेस एरिया ऑफ ऑरेंज. क्या होता है? 4πr². 4πr². r मैंने छोटा लिया है एप्पल के लिए क्योंकि ये छोटा है. ये r मैंने बड़ा लिया है ऑरेंज के लिए क्योंकि ये बड़ा है. 4π से 4π कैंसिल. r का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर. r2 क्या है? कैपिटल R दैट इज ऑरेंज का. वो कितना? 3/2 का स्क्वायर. तो ये हो गया 1, ये हो गया 9/4. 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? 4/9. तो क्या रेशो आया आपके पास? 4:9. ये आ गया इसका आंसर, सरफेस एरिया का रेशो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये वाली है, इसमें हम बात करते हैं. ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3 is melted and its clay is used to make cylindrical drum for doll 4. ठीक है, तो डॉल 3 जो है इसको मेल्ट किया गया. और डॉल 3 के बारे में हमें क्या दे रखा था? मेल के बारे में बता रखा था. तो मेल के बारे में बता रखा था कि ये एक सिलेंड्रिकल शेप की इसकी नीचे की बॉडी थी. ऊपर एक क्या बना हुआ था? स्फीयर हेड बना हुआ था. ये रहा एक स्फीयर हेड. ठीक है, और जो रेडियस था दोनों का वो कितना था? 3 सेंटीमीटर. ये भी था 3 सेंटीमीटर. और क्या दे रखा था? हाइट जो दे रखी थी हमें सिलेंड्रिकल बॉडी की वो दे रखी थी 8 सेंटीमीटर. अब इस पूरी डॉल को मेल्ट किया गया और इसमें जो मिट्टी थी उसको यूज किया गया ये ड्रम बनाने के लिए. ठीक है, अब ये ड्रम भी क्या है? सिलेंड्रिकल ड्रम है. तो ये हमने ड्रम बना दिया. ओके, इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर. अब इस जो नए वाले ड्रम का जो रेडियस है वो भी 3 सेंटीमीटर है, तो हमें इसकी हाइट बतानी है.
ठीक है, तो जो इसके अंदर यूज किया गया है वही ये मटेरियल है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्ले यूज्ड इन डॉल 3 इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्ले यूज्ड फॉर डॉल 4। लिख सकते हैं हम, लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्ले यूज्ड फॉर डॉल 3 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्ले यूज्ड फॉर डॉल 4। ठीक है, अब ये इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ये क्या है, ये तो एक ड्रम है, दैट इज ओनली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, याद करिए 4/3 पाई आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, इसके लिए हम पाई कैपिटल आर स्क्वायर और इंटू एच लिख देते ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे इनके बीच में। ठीक है, अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे पाई कॉमन आ रही है, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों का आर सेम है, स्फीयर का भी और सिलेंडर का भी। अंदर क्या बचेगा 4/3 इंटू आर प्लस एच। अब ये पाई से ये पाई कैंसिल, आर स्क्वायर, आर कितना था 3 का स्क्वायर, 4/3 इंटू यहाँ पर भी 3 है, प्लस हाइट क्या है सिलेंड्रिकल की 8, ये है आर, ये कौन सा आर है, ये वाला रेडियस भी कितना है 3, तो ये भी क्या होगा 3 का स्क्वायर इंटू एच, ये एच हमें फाइंड करनी है, ये हाइट। ठीक है, अब 3 स्क्वायर खत्म, ये 3 से ये 3 कैंसिल, 4 + 8 12, ये आ गया आपके पास हाइट। तो जो नई हाइट होगी, इसके जो ड्रम की जो हाइट है, इस ड्रम की जो हाइट है वो कितनी है आपके पास 12 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। तो ये था आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैम्पल पेपर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर। थैंक यू।